नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की। इतिहास यानी हिस्ट्री। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, आराम से, मध्यम मध्यम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ना बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे हम लोग, ना बहुत ज्यादा लाइट रखेंगे, मीडियम में रखेंगे। जो आपके एग्जाम के लेवल का है उससे उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, आपको उससे कम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कंटेंट आपको पूरा मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो इतिहास यानी हिस्ट्री, इसको हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। और मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप इतिहास पढ़ने जा रहे हो तो आपको ना बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको ना बिल्कुल एक स्टोरी के माध्यम से सुनना होगा कि कैसे आपको वहां पर मतलब फील करना होगा। आप जैसे जिस चीज को, जिस जगह को पढ़ रहे हो, यही चैप्टर नहीं, आगे जितने भी चैप्टर मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, आपको अपने आप को वहां पर रख करके या फिर अपने आप को उस मनोदिशा में एक प्रकार से सपना या स्टोरी बना करके सोचना होगा कि क्या दशा वहां पर थी, क्या सिचुएशन थी। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना होगा, तभी आपको इतिहास समझ में आएगा। अगर आप रट्टा मार करोगे तो फिर यहाँ पर आप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बायोलॉजी वगैरह की क्लास नहीं है, इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, इसमें आपको फील करना है, ठीक है। इतिहास ये आपके, समझ लो जैसे आपके पूर्वजों के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आपको इसको उसी प्रकार से समझना होगा। चलो, शुरू करते हैं अब हम लोग। इतिहास मतलब, जो इति हो गया है, इति मतलब समाप्ति, जो भी चीज समाप्त हो गया वो इतिहास है। कल समाप्त हो गया, कल का दिन समाप्त हो गया तो कल का दिन इतिहास हो गया, ठीक है। हर एक पल जो है वो बीतता जा रहा है, वो सब इतिहास होता जा रहा है। तो इतिहास यानी कि बीते हुए समय के बारे में जो हम लोग जो पढ़ते हैं उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है, बराबर। इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस प्रकार से पता चला कि इतिहास क्या क्या, मतलब हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों के टाइम पर कैसे रहा करते थे लोग, वंश कौन से चला करते थे, व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था, ये सब हम लोग जानते हैं इसी इतिहास के तहत, ठीक है। लेकिन अब ये सब जानने के लिए हम लोग को एक क्रमबद्ध ज्ञान की जरूरत है। क्रमबद्ध ज्ञान हम लोग को कैसे मिला? क्रमबद्ध जानकारी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किए, हम लोग जो है, देखे कहीं कहीं पर मान लो कोई अवशेष मिल गए, कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए, जैसे कोई मुहर मिल गई, कोई सिक्के मिल गए, या फिर कोई मूर्ति मिल गई, या फिर कोई विशाल अन्नागार जैसे स्नानागार मिला, वो मिल गया, या फिर कोई ऐसा इमारत धरोहर मिल गई, तो वो सबसे हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कुछ साहित्यिक स्रोत मिले। साहित्यिक स्रोत जैसे कि कोई साहित्य, जैसे रामायण महाभारत इतिहास, मतलब आप जानते हो वेद पुराण और उपनिषद, ये सारे जो हैं ये सब साहित्यिक इतिहास हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। तो जो साहित्य यानी लिखी उखी जो चीजें हैं, साहित्य हैं, वो साहित्यिक स्रोत हुए। और जो पुरातात्विक चीजें मिली, जैसे कि कोई औजार, हथियार, मुद्रा और मुहरें, मूर्तियां, ये सभी चीजें मिली, तो ये पुरातात्विक स्रोत हुए। तो इन दो टाइप से स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब उस इतिहास में कौन कब का है, कौन सा चीज किस समय का है, इसको जानने के लिए धीरे धीरे, पहले तो हम लोग ऐसे अपने हिसाब से सब लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से वो करते थे, एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी विकसित करी। कार्बन 14 नाम का एक टेक्नोलॉजी विकसित किया, जिसकी मदद से हम लोग जीवाश्मों के एक उचित आयु का पता लगा पाते हैं, ठीक है। जीवाश्मों का जब अध्ययन कर पाते हैं कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना था कार्बन 14 के माध्यम से, तो उसके बाद तो और ही मजा आ गई। मतलब कि हम लोग बिल्कुल सब सीरियल वाइज, क्रमबद्ध वाइज कर दिए, ठीक है। जब क्रमबद्ध वाइज कर दिए तो फिर अब क्रमबद्ध रूप से पढ़ना शुरू कर दिए, और फिर वो एग्जाम्स में आना शुरू हो गया। तो वही क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इतिहास के जो स्रोत हैं, इतिहास जहां से हम लोग पढ़ते हैं, उनको देखेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी इतिहास अध्ययन के स्रोत। क्या रहेगी? इतिहास अध्ययन के स्रोत। इतिहास के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, के स्रोत, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। सब कुछ एक एक पॉइंट आएगा बहुत ही अच्छे से समझ में, है ना। अब देखो, इतिहास के अध्ययन के स्रोत, मैंने जैसे ही बताया कि सबसे पहले तो आपको दो पॉइंट से इसको डिनोट कर लेना है, दो टाइप से इसको बांट लेना है। पहला जो होगा वो पुरातात्विक स्रोत मिले हमें, और दूसरा जो स्रोत मिला वो कौन सा मिला? साहित्यिक स्रोत मिला, ठीक है। तो पहला जो स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत जो मिले वो हमारे क्या थे? पुरातात्विक स्रोत, जैसे मुहर वगैरह। और कुछ मिले साहित्यिक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्रोत में देखिए कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत मिले, इनको आप पतले पेन से करते हैं। चलो, पुरातात्विक स्रोत में जैसे आप ले लो, शिलालेख मिल गया, शिलालेख मिल गया, या फिर कोई अभिलेख मिल गया, या फिर कहीं पर मुद्राएं मिल गई, मुद्राएं मिल गई, या फिर मुहरें मिल गई, ठीक है, मुहरें मिल गई, या फिर मूर्तियां मिल गई, मूर्तियां मिल गई, कोई भी मतलब धरोहर, या फिर समझ लो कि मूर्तियां हो गया, और क्या कह सकते हो स्तूप वगैरह मिल गए, ठीक है, ईटीसी। ये सभी जो हैं ये पुरातात्विक स्रोत हैं। गुफा चित्र, वॉल पेंटिंग्स, ये सभी भी चीजें क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत है। इनसे हमें पता चलती है पुरातात्विक चीजों के बारे में। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो उस टाइम के उस दौरान के जो कवि रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखे उनको हम लोग पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोग ना यहाँ पर दो टाइप से साहित्य को हम लोग बांट सकते हैं, दो टाइप से बांट सकते हैं। पहला जो टाइप हुआ, पहला टाइप के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं, दो टाइप से इसको बांट सकते हैं हम लोग। पहला जो टाइप होगा ये होगा देसी साहित्य, ठीक है। दूसरा जो टाइप होगा ये होगा विदेशी साहित्य। देसी साहित्य मतलब समझ लो भारतीय साहित्य, ठीक है ना, भारतीय साहित्य कह सकते हो। चलो भारतीय साहित्य कर देते हैं। भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य मतलब कि समझ लो विदेशी साहित्य ही, इसमें क्या और अलग करा जाए, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में जैसे कि कोई चीनी यात्री आ गया, कोई यूनानी यात्री आ गया, ईरानी यात्री आ गया, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, अपनी मेगास्थनीज ने जैसे इंडिका पुस्तक लिखी थी, ऐसे अलग अलग जो हैं ये लोग अपनी अपनी पुस्तकें लिखे। तो उन्होंने क्या बताया, जब भारत के दरबार में आए थे तो भारतीय उस टाइम पर क्या शासन प्रणाली चल रहा था, किसका शासन चल रहा था, किसका वंश चल रहा था, वो सब उन्होंने अपनी किताबों में रखा। तो उनकी किताबों से क्या प्रमाण मिलते हैं, अपनी किताबों से क्या प्रमाण मिलते हैं, पुस्तकों से मिलते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक है। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशी साहित्य में आप मोटा मोटा आप क्या कर सकते हो, मोटा मोटा आप ईरानी साहित्य था, ठीक है, ईरानी साहित्य था, यूनानी साहित्य था, यूनानी यूनानी साहित्य था, चीनी साहित्य था, चीनी साहित्य था, ईरानी साहित्य था, ये सभी जो साहित्य मिले हैं ये इनसे हमें जानकारी मिलती है, इन विदेशी साहित्यों से अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्य का थोड़ा सा और आप एक बार फिर से क्लासिफिकेशन आपको करना होगा भारतीय साहित्य के बारे में। इसको भी हम लोग फिर से तीन भाग में बांटेंगे, फिर से इसको तीन भाग में बांटेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है, कि कैसे हम लोग को इतिहास पढ़ना है, कहाँ कहाँ से हम लोग जानकारियां पाए हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं आज इतिहास में, ये वही चीजें हैं। तो भारतीय साहित्य में तीन टाइप से बांटा गया। एक तो कुछ तो धार्मिक साहित्य मिले, कुछ जो हैं धार्मिक साहित्य मिले, जैसे हिंदू धर्म के कुछ साहित्य मिले, ठीक है, बौद्ध धर्म के साहित्य मिले, जैन धर्म के साहित्य मिले, तो ये सभी धार्मिक साहित्य कहे गए। और कुछ तो मिले दोस्तों, कुछ तो मिले धर्मनिरपेक्ष साहित्य कह सकते हैं जिसे, जैसे धर्मनिरपेक्ष में जैसे कबीरदास का, ठीक है, जैसे गुरु नानक जी का, ये लोग धर्मनिरपेक्ष थे। तो इनके भी तो कुछ साहित्य मिले, जैसे अर्थशास्त्र ले लो जो राजनीति के ऊपर लिखी गई है, जो कोई नाटक लिखा गया है, ठीक है, तो वो सभी धर्म से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन वो भी इतिहास बताता है, ठीक है, उस समय की दशा बताता है, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य, और एक और कैटेगरी बांटा गया है संगम साहित्य, संगम साहित्य, ठीक है। तो संगम साहित्य बेसिकली दक्षिण भारत के साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं, इसमें मिली जुली चीजें मिलती थी, ठीक है। चलो, तो धार्मिक साहित्य में जैसे आप एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की बारी पे आ गए हो तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल की बात पे आ गए हो तो एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल क्या देखोगे, धार्मिक साहित्य में जैसे बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के, बौद्ध
बौद्ध धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के, जैन धर्म के साहित्य, वैदिक काल के साहित्य, वैदिक काल के साहित्य, ठीक है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा और भी वैष्णव धर्म के जो भी करो, पुराण पुराण वगैरह सब आप समझ लो इसे, पुराण, उपनिषद, उपनिषद ईटीसी, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आप कहोगे क्या, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र था, मतलब जो धर्म से रिलेटेड ना हो, अर्थशास्त्र था, ठीक है, ये राजनीति विषय पर था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी मत कह देना, ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष साहित्य में और क्या बता सकते हो आप, अर्थशास्त्र हुआ, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, तरंगणी, ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये सभी जो हैं ये क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य हुए, ठीक है। मुद्रा राक्षस वगैरह ये सभी क्या थे, नाटक थे, मुद्रा राक्षस नाटक था, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये हुए क्या, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। संगम साहित्य से हमें क्या पता लगता है, संगम साहित्य में आप जानो जो दक्षिण भारत के साहित्य कुछ मिले उन्हें संगम साहित्य में रखा गया, जैसे जैसे जीवक चिंतामणि, तिरुकुल, मणिमेखले, तिरुकुल, तिरुकुल, मणिमेखले बड़ा पूछा जाता है, मणि मेखलय, ठीक है, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, क्लियर है ना, ईटीसी। ये आपको समझ में आया कि हमारे साहित्य के स्रोत क्या हैं, जिनको लेकर के हमारे इतिहास के स्रोत क्या हैं अध्ययन के, जिसको लेकर के हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग शुरू करेंगे इतिहास, तो शुरू करेंगे हम लोग इनसे, पुरातात्विक स्रोत की, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है भाई। सबसे पहले तो हम जो चीजें मिली हैं, कार्बन डेटिंग जो पता चला है कि पहले पत्थर और ये सब चीजें जो मिली हैं, जो मतलब कि हमें ऐसे भी इतिहास मिले हैं जब हमें पता चलता है कि पाषाण युग था पूरा पूरा, यानी पत्थरों का युग था। उस टाइम के लोग ना पढ़े थे, ना लिखे थे, ना कोई उनकी भाषा थी, ना कोई वो था, इशारों से चलते थे, और मतलब पत्थर लेके दौड़ते थे, नंगे दौड़ते थे, कोई पा गए किसी को खा गए, शेर वोर को, ठीक है। तो शिकार किए, खा गए, नहीं तो कभी खुद शिकार हो गए, कभी खुद शिकार कर लिए, तो यही चलता था, ठीक है ना। तो वो पाषाण युग था, तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। पाषाण युग को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग आज समझेंगे, यही प्रागैतिहासिक काल के बाद यह क्लास आपकी समाप्त होगी, ठीक है। चलो, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, ठीक है, मतलब पत्थरों का युग, पाषाण काल इसे कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल जो है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण युग, इसको माना जाता है प्रारंभ से लेकर के, प्रारंभ मतलब शुरुआत से लेकर, मतलब अभी भी कोई निश्चित डेट नहीं है कब से है, कोई निश्चित डेट नहीं है कब से है। तो प्रारंभ से लेकर के, शुरुआत से लेकर के जो भी चीजें हैं, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग डेट मानी गई हैं, तो जो भी चीजें हैं वहां से लेकर के अगर हम लोग 10,000 बीसी तक की बात करते हैं, तो वो आता है किसमें, प्रागैतिहासिक काल में आता है, ठीक है ना। किस में आता है, प्रागैतिहासिक काल में आता है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लो पहले, प्रागैतिहासिक काल जानने से पहले एक चीज और जान लो कि प्रागैतिहासिक काल जो है ये कहते किसे हैं। प्रागैतिहासिक काल से पहले एक पेज में यहाँ पर लगाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहले प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, थोड़ा सा एक एक लाइन का एक अंतर है, इसको जान लो। देखो, प्रागैतिहासिक काल, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस थोड़ा सा है, जानना जरूरी है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको एक समझ विकसित होगी इससे, जिससे आप समझ पाओगे अच्छे से कि क्या मामला है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये क्या है, इनको समझ लो पहले, है ना, जिससे आपको पढ़ने में फिर मजा आए। देखो, प्रागैतिहासिक काल मतलब वो, प्रागैतिहासिक काल मतलब वो जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन ऐतिहासिक कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, साहित्यिक स्रोत कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हैं लेकिन कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है, साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है। अब जो साहित्यिक स्रोत ही नहीं मिला है तो उसको पढ़ेंगे कैसे? तो ये मिला नहीं है और साथ ही साथ भी पढ़ा भी नहीं गया है, पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, क्लियर है, साहित्यिक स्रोत नहीं मिले, ना ही पढ़ा गया इन्हें, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिले। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब ऐसे काल के बारे में जानकारियां, ऐसे काल के बारे में उल्लेख जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत मिले और साहित्यिक स्रोत भी मिले। लेकिन दिक्कत ये रही कि साहित्यिक स्रोत मिले तो, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, मतलब आज तक उनको, उनकी लिपियां जो हैं, उनका भाषाएं क्या थी, वो पढ़ी नहीं जा सकी, उनको डिकोड नहीं किया जा सका। तो आद्य ऐतिहासिक काल में वो कहते हैं जहां पर पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, ठीक बात है, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना, पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम्पल प्राचीन वैदिक साहित्य। तो प्राचीन वैदिक साहित्य जो है उनको कोई पढ़ नहीं पाया है, वैदिक साहित्य को लोग पढ़ लेते हैं, प्राचीन वैदिक संस्कृति जो है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो दीवालों में, जो वॉल पेंटिंग्स में जो लिपियां मिली हैं, उनको भी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मेसोपोटामिया सभ्यता, इन सब में जो लिपियां हैं उनको, वो लोग चित्रात्मक लिपि का यूज करते थे, उनको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, पढ़ नहीं पाया है कि क्या एग्जैक्टली लिखते थे, राम कहानी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत मिले तो, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल, यहीं से अपना एकदम ऑथेंटिक वाला शुरू होता है इतिहास, यहां से कि यहां पर पुरातात्विक स्रोत भी मिले। भाई पुरातात्विक तो सब जगह मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत तो सब जगह मिलेंगे, है ना, पुरातात्विक मतलब जो भी पुरातत्व है वो तो मिलते रहेंगे। इसके अलावा यहां पर साहित्यिक स्रोत भी मिले और इनको पढ़ा जा सका है, साहित्यिक स्रोत भी मिले और इनको पढ़ा जा सका है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत भी मिले और इनको पढ़ा जा सका है, पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक बात है। जैसे जैसे आप वेद पढ़ते हो, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, अस्त्र शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, मतलब जितना भी चीजें हैं, ठीक है, आप पद्मावत से लेकर के जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें, जो इतिहास में जो चीजें हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, वो ऐसे स्रोत, साहित्यिक स्रोत यहाँ पर मिलते हैं और इन्हें से हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत, क्योंकि हम लोग प्रागैतिहासिक काल को भी देख लेंगे और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि सैंधव सभ्यता को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज प्रागैतिहासिक काल खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर पहुंचेंगे। क्लियर है ना? तो प्रागैतिहासिक काल, अब सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलो, प्रागैतिहासिक काल, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया ना, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छा, इसके लिए तो यहाँ तो बनाया था आपको, प्रागैतिहासिक काल ये रहा, तो ये पेज डिलीट कर देते हैं, ये वाला पेज जो है डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको बताया प्रारंभ से लेकर के, क्योंकि प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल, अब पाषाण काल तो हमें पता नहीं है कब से है, ठीक है ना, कब से चल रहा है, शुरुआत से लेकर के हम लोग मानते हैं करोड़ों सालों से पहले से। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ से लेकर के जो 3000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड रहा उसे हम लोग मानते हैं पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का युग, पाषाण का युग। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर का, समझो एक प्रकार से तत्सम रूप है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग यहां कब से लिखेंगे, कब से कब तक? प्रारंभ से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के 3000 बीसी तक, 3000
बीसी तक। ये जो टाइम पीरियड रहा, ये रहा प्रागैतिहासिक काल में। इसमें बहुत सारे काल आए, पूरा पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आया, पूरा पाषाण काल में भी 3 काल आए, ठीक है ना। तो इनको भी अब आगे धीरे धीरे क्लासिफाइड कर लेते हैं। बस यही क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है आपको, इसके बाद और आगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग पहुंचेंगे नव पाषाण काल पर, क्योंकि वहां से चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्लासिफाइड कर लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना ये बटता है 3 प्रकार से, ध्यान रहे। हाँ, 3 प्रकार से ये बटता है, लेकिन अभी इन 3 प्रकार में भी आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। देखो, पहला वाला जो है प्रागैतिहासिक काल में, इसमें पहला जो चलता है वो चलता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल पहला, सबसे पहले जो शुरू होता है वो शुरू होता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? पेलोलिथिक, पेलोलिथिक टाइम, ठीक है। क्या कहते हैं? पेलोलिथिक टाइम कहते हैं। ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा कट रहा है जी, बिल्कुल। पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसे बोलते हैं पेलोलिथिक, पेलोलिथिक टाइम, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसे बोलते हैं मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक टाइम, ठीक बात है। इसके बाद आता है पूरा पाषाण काल, सॉरी नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब नियोलिथिक, क्या? नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा पहले इसको वो कर लो कि टाइम पीरियड भी इसका लिख लो, क्योंकि टाइम पीरियड जानना जरूरी है। यहां पर मैंने बताया प्रारंभ से लेकर 3 लाख बीसी तक। अब इसमें देखो पूरा पाषाण काल जो दिया गया, इसका टाइम पीरियड दिया गया कि प्रारंभ से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक जो है ये चलता है कहां? ये चलता है अपना पूरा पाषाण काल में। अच्छा, बीसी और एडी, इसको भी अभी मैं आगे आपको बता दूंगा इसी क्लास में, इसका मतलब क्या होता है। बीसी उल्टा चलता है, ठीक है ना। चलो, तो 10,000 बीसी तक ये चलता है। फिर 10,000 बीसी से लेकर के, 10,000 बीसी से लेकर के 5,500 बीसी तक, बीसी तक आपका चलता है मध्य पाषाण काल। अब 5,500 बीसी से लेकर के, 5,500 बीसी से लेकर के आपका 3,000 बीसी तक जो चलता है वो होता है क्या? नौ पाषाण काल, यानी नियोलिथिक एज आपका। क्लियर है ना। तो 5,500 बीसी से 3,000 बीसी तक, इतना समझ में आया ना। एक एक चीज समझते चलो, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, आराम आराम से समझो। देखो, पूरा पाषाण काल प्रारंभ से मैंने बताया 10,000 तक, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पीरियड है, अब देखो ये लाखों साल पहले शुरू हुआ था पाषाण काल। अब वहां से लेकर 10,000 तक अगर एक ही में डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हम लोगों ने अगेन इसको 3 पार्ट में बांटा, लेकिन ये वाला चीजें ऐसे रहने दिए, ठीक है। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किए? इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे कि चलो उत्तर पाषाण काल, 3 पार्ट में बांटे। एक बोल दिए हम लोग एक बोल लिए हम लोग उत्तर पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, और दूसरा बोल दिए मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा बोले निम्न पूरा पाषाण काल। क्या बोले? निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। लिख डालो इसको, उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर, उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल,
मध्य पुरा पाषाण काल, इसके बाद तीसरा निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। क्लियर है? तो ये 3 भाग में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। अब इन तीनों का डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है ना, तीनों का मतलब टाइम पीरियड। तो उच्च पुरा पाषाण काल जो चलता है ये प्रारंभ से ये भी शुरू होगा, क्योंकि प्रारंभ से बात की जा रही है, तो प्रारंभ से इसको लेकर के 1 लाख तक हम लोग इसमें डाल दिए। प्रारंभ से 1 लाख बीसी तक, ध्यान रहे 5 जीरो हैं, 1 लाख बीसी तक हम लोग इसमें डाल दिए। ठीक है, किसमें डाल दिए? उच्च पुरा पाषाण काल में। फिर 1 लाख बीसी से 1 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी से लेकर के आपका 1 लाख बीसी से लेकर के आपका 40,000 बीसी तक, 40,000 बीसी तक हम लोग डाल दिए किसमें? मध्य पुरा पाषाण काल में। और फिर 40,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी से लेकर के हम लोग 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक का जो टाइम है उसको डाल दिए निम्न पुरा पाषाण काल में। क्लियर है ना ये? अब यहां से 10,000 बीसी ये खत्म होता है निम्न पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल आपका शुरू हो जाता है। क्लियर है? सॉरी, मध्य पाषाण काल आपका शुरू हो जाता है। फिर मध्य पाषाण के बाद फिर नव पाषाण काल। इतना क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आराम से पढ़ो, आप आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत मजा आएगा, है ना? ठीक है, चलो अब देखो, अब यहीं पर इसी मैप में मैं आपको बता दे रहा हूं जो जो जरूरी चीजें हैं। बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा। ठीक है, तो इसको तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बिल्ड करनी थी। एक टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो टाइम पीरियड भले पूछ ली जाए, ठीक है, लेकिन बस आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि किसके बाद कौन कौन सा घटनाक्रम हुआ। चलो, मेन कहानी तो शुरू होगी कल से, मेन कहानी आपकी शुरू होगी कल से। अब देखो, मध्य पाषाण काल में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे जैसे यहां पर ये लोग कुत्तों को पालना शुरू कर दिए थे। क्या शुरू कर दिए थे? कुत्तों को पालना शुरू कर दिए थे, कुत्तों को पालना शुरू। ठीक है, अब इससे पहले मैं बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा कि पत्थर से लड़ते थे, कोई दिखा तो उसके बाद पत्थर फेंक के मारे। ठीक है, ये बताने का मतलब नहीं है कोई, ये सब आप जानते हो, ये सब चीजें इसी में हुई। धीरे धीरे पत्थर के औजार बनाना शुरू किए, पत्थर को घिसना शुरू किए, आग निकली, ये सब वगैरह, ये सब चीजें नहीं। बस यहां से शुरू करते हैं जहां से एक्चुअल में ये लोग शुरू किए रहना। पहले तो ये लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए कुत्तों को पालना शुरू किए। तो सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाए? कुत्ते को बनाए। ठीक है, तो कुत्ते को पालना शुरू किए, इसका यूज करने लगे शिकार करने में भी। ठीक है, शिकार करने में भी इसका हेल्प करते थे, हेल्प लेने लगे और इसको पालने लगे। अब इसके बाद यहीं पर इसने यहीं पर अस्थाई निवास जो है इसको शुरू किए। अस्थाई निवास के प्रमाण यहीं से मिलते हैं। अस्थाई निवास, निवास की शुरुआत, आपसे पूछा जाए अस्थाई निवास की शुरुआत कहां से हुई, तो आप बताएंगे कहां से हुई? मध्य पाषाण काल से अस्थाई निवास की शुरुआत होती है। क्लियर है ना? क्लियर है? अब जब अस्थाई निवास आने लगे तो मतलब कृषि का भी होने लगा। देखो पहले क्या करते थे ये लोग? टहलते घूमते थे, भटकते थे, पाए, शिकार किए, मारे, खाए, आगे बढ़ गए, है ना? लेकिन अस्थाई निवास का मतलब ये कि ये लोग जब देखे कोई फसल उपजी, किसी चीज का फसल का उत्पादन हुआ और वो फसल जो है उत्पादन हुआ, खाए, अच्छा लगा, तो कहे लाओ इसको फिर से बोया जाए। जब इसको बोएंगे तो फिर उसकी रखवाली भी करना पड़ेगा, तो फिर वहां रहना भी पड़ेगा। तो फिर यानी कि कृषि की जो शुरुआत हुई, कृषि का जो काम हुआ, वो और अस्थाई निवास दोनों एक साथ शुरू हुआ। तो जब भी अस्थाई निवास की शुरुआत हुई तो वहीं से समझिएगा कि कृषि की भी शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? कृषि की भी शुरुआत हुई। कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले, यानी कि कृषि की शुरुआती साक्ष्य मिले, शुरुआती साक्ष्य यहां से मिले। ठीक है, बाकी सब
अच्छे लेवल पर तो नवपाषाण काल में ही सब होने शुरू किया। अच्छे लेवल पर वो लोग पशुपालन शुरू कर दिए, ठीक है, अच्छे लेवल पर कृषि करना शुरू कर दिए, अच्छे लेवल पर निवास व्यवस्था बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि अब इसी के बाद तो देखो 3000 बीसी के बाद ही तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगी। इसी में तो सबसे पहले अब इसी में लोग तांबे का खोज कर लेंगे, ठीक है, तांबा खोजा जाएगा नवपाषाण काल में ही। और इसके बाद फिर ये लोग धातुओं का औजार हथियार यूज करने लगेंगे। अभी तक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अभी पत्थरों के हथियार औजार यूज करते थे। यहाँ पर ये लोग पत्थरों और हड्डियों दोनों के औजार यूज करने लगेंगे। पत्थरों और हड्डियों के औजार यूज करेंगे, हड्डियों के औजार यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है, पत्थरों और हड्डियों के औजार यूज करना शुरू कर देंगे। क्लियर है ना? चलो, वैसे बड़े लेवल पर यहां पर शुरू करते हैं नवपाषाण काल में, तो चाहे तो आप नवपाषाण काल में ही लिखना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि ये जो है नवपाषाण काल में भली भांति ठीक तरीके से मिला। बिहार में इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। तो अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल पर आते हैं। यहां पर देखो, नवपाषाण काल ही असली समझ लो वो माना जाता है इतिहास। ठीक है, चलो, तो इसमें तो आपको समझ लो पशुपालन से भली भांति परिचित हो गए थे। पशुपालन से भली भांति परिचित हो गए थे। इसके अलावा कृषि एवं उद्योग से भी परिचित हो गए थे। उद्योग से परिचित, यानी कि इस टाइम के जो लोग थे वो ना सिर्फ कृषि करना शुरू किए बल्कि उनको बेचना भी शुरू कर दिए। और बेचते कैसे थे? पहले विनिमय निर्माण होता था, मतलब विनिमय प्रणाली होती थी कि चलो इतना हम गेहूं दिए, उतना तुम हमको दूसरा चीज दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था, विनिमय होता था शुरुआत में आदान प्रदान के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद मुद्राएं वगैरह आई, मुहरें वगैरह आई। तो कृषि उद्योग से परिचित थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार ये लोग यूज करना शुरू किए। पत्थरों एवं हड्डियों के औजार यूज करना शुरू कर दिए। हड्डियों के औजार यूज करना शुरू कर दिए, औजार इस्तेमाल करना। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें इस टाइम आते आते ये लोग पत्थरों के छोटे छोटे जो औजार हैं उनको यूज करना शुरू कर दिए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, माइक्रोलिथ औजार शुरू करना। माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ औजारों का यूज, औजारों का उपयोग। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे मध्य पाषाण काल में, क्योंकि माइक्रोलिथ जो है ये क्या थे? ये छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, छोटे एवं नुकीले पत्थरों के औजार थे। ये पत्थरों के औजार, ठीक है ना, छोटे एवं नुकीले पत्थरों के औजार थे ये। पत्थरों और हड्डियों के औजार का यूज ये लोग बढ़िया से करने लगे। बिहार में इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, बिहार में। अब आप पूछोगे हड्डियों के औजार कैसे? बिहार में सर्वाधिक साक्ष्य। अब आप सोचोगे कि हड्डियों के साक्ष्य कैसे? तो देखो, जो बारहसिंघा आप सुने होंगे ना, बारहसिंघा हिरण का ही एक प्रजाति है उसी टाइप का, तो उसके जो हड्डियां होती थी, उसकी जो सींग होती थी, वो ये लोग औजार के रूप में यूज करते थे। ये नवपाषाण हुआ। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इसमें तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज हुई, जो आपसे पूछा जाता है, तांबे की खोज हुई। इसी में तांबे की खोज हुई। और ये जो था तांबे का जो फिर एक काल चला, एक पीरियड चला, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक है, वो बेसिकली नवपाषाण काल के ही आसपास वेरी करता है, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। तांबे की खोज हुई, फिर तांबे के हथियार औजार बनने लगे, और फिर तांबा से आते आते फिर तांबे से मिश्र धातु बनाए कांसा, और फिर वो कांसा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने लगा, इसीलिए उसे फिर कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कल पढ़ेंगे। तांबे की खोज अभी यहां तक हो चुकी है, और ये पहला धातु था, पहला धातु था खोजा जाने वाला। क्लियर है ना? तो प्रथम धातु तांबे की खोज इसी में की गई, इसी टाइम पीरियड में, यानी कि नवपाषाण काल में की गई। क्लियर है इतना? अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बीसी और एडी में अंतर बता देता हूं। बीसी और एडी में अंतर
बीसी और एडी में अंतर आपका क्या है? एडी मतलब होता है ईसवी, ठीक है, ईसवी, या फिर कहो एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, या कहें ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखो, ये थे ईसा मसीह, ईसा मसीह थे, ईसा मसीह जानते हो आप, क्रिश्चियन के जो माने जाते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के इनका इनका जन्म होता है, जन्म होता है इनका, जन्म मान लो इनको जीरो जीरो ईसवी में माना जाता है, जीरो ईसवी, ठीक है। जीरो ईसवी में इनका जन्म होता है, और इनके जन्म के बाद जितनी भी ईयर बढ़ेंगे, जितने भी ईयर बढ़ेंगे वो सब ईसवी में काउंट होंगे। जैसे अभी चल रहा है 2023, जैसे अभी चल रहा है 2023, तो इसका मतलब हम लोग ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल तक आ गए हैं आगे, ठीक है ना। तो जैसे 2023 चल रहा है, तो 2023 का मतलब हम लोग यहाँ से आ गए हैं 2023 तक, ठीक है। और अगर मान लो, क्योंकि अपना इतिहास अंग्रेजों जितना तो है नहीं, और भी पुराना है भाई, हम लोग सनातन धर्म और भी बाकी जो चीजें हैं ये इतनी साल पुरानी, इतनी वर्षों पुरानी है कि क्या ही बताएं। तो देखो, भारत का इतिहास और ज्यादा प्राचीन है, तो इसके पास ईसवी से और पहले की भी घटनाएं मिलती हैं। तो ईसवी से, जीरो ईसवी से जो पूर्व की घटनाएं होंगी, ये पूर्व की घटनाएं होंगी, वो ईसा पूर्व में कहा जाएगा, और जो बाद की घटनाएं होंगी, बाद की जो घटनाएं होंगी वो ईसवी में काउंट किया जाएगा। जैसे मैं बोलूं 1976, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1976 के बाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह ने ही कैलेंडर दिया तभी हम लोग जाने, हम अपने पास भी कैलेंडर थे, विक्रम संवत था, उसके बाद फिर शक संवत था, और भी चीजें थी, ठीक है। तो इनसे, और उसमें भी वैरी करता है, उसमें चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, 57 वर्ष आगे है वो। तो फिलहाल जीरो ईसवी जो है, ये जीरो ईसवी, ये बाद की चीजें हैं, जीरो ईसवी की बाद की चीजें जो है ईसवी में काउंट होंगी, और यानी एडी जहां पर देखने को मिलेगा। और जीरो ईसवी के पहले की घटनाएं जो होंगी उन्हें ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे, जिसे बीसी से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, क्लियर। एनोडोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है। इतना समझ में आ गया। अब यहीं पर क्लास को करते हैं वाइंड अप, है ना। चलो, आपको आई थिंक ये प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता से सारी चीजें जानेंगे जो आपको जानना चाहिए, जितना आपको जानना चाहिए। और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।